नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हारुकी मुराकामी के एक काफी जटिल और रहस्यमय उपन्यास पर। हाँ, कैफका ऑन द शोर। ये वाकई एक ऐसा उपन्यास है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। हमने इसके सारांश और विश्लेषण पर आधारित जो जानकारी जुटाई है उससे आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना खास क्यों है। हाँ, इसमें देखिए जादुई यथार्थवाद तो है ही, साथ में दर्शन है, मनोविज्ञान है, कई परतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उद्देश्य है इसके किरदारों, कहानी के मोड़ों और उन विषयों को समझना जो इसे इतना यादगार बनाते हैं। ये वाकई एक अनूठा उपन्यास है। इसमें दो अलग अलग किरदार हैं, उनकी यात्राएं हैं जो समानांतर चलती हैं और फिर धीरे धीरे जुड़ जाती हैं, है ना? हाँ, किसी न किसी तरह से। और ये भाग्य, यादें, प्रेम, कामुकता, अचेतन मन, सपने और असलियत के बीच की धुंधली लकीरें, इन सब चीजों को टटोलता है। तो कहानी के केंद्र में दो मुख्य किरदार हैं। पहला है काफका टामुरा। 15 साल का लड़का जो घर से भाग जाता है। क्यों भागता है वो? वो एक भयानक भविष्यवाणी से बच रहा है। एक ओडिपस वाली भविष्यवाणी कि वो अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ और बहन के साथ सोएगा। ओह, ये तो काफी भारी है एक 15 साल के लड़के के लिए। बहुत ज्यादा। उसके पिता जो एक मूर्तिकार हैं, उन्होंने ही उसे ये श्राप दिया है। तो काफका इसी डर से भागता है। और दूसरा मुख्य किरदार? वो है नाकाटा, एक बुजुर्ग आदमी। बचपन में एक अजीब सी घटना हुई थी उनके साथ। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, कुछ रहस्यमयी घटना। जी। उसके बाद उन्होंने अपनी, कह सकते हैं, सामान्य बुद्धि खो दी, लेकिन उन्हें कुछ अजीब अलौकिक शक्तियां मिल गईं। जैसे कि? बिल्लियों से बात करना। हाँ बिल्कुल, बिल्लियों से बात करने की काबिलियत। पर वो पढ़ लिख नहीं सकते, बिल्कुल सरल दिमाग के हैं। ये दो किरदार तो हो गए, इनके अलावा भी कुछ और दिलचस्प लोग हैं कहानी में। हाँ है ना, एक तो ओशिमा है, लाइब्रेरियन में। लाइब्रेरियन, हाँ। पर सिर्फ लाइब्रेरियन नहीं, बहुत हाँ। समझदार, बौद्धिक, काफका की काफी मदद करते हैं, एक तरह से उसके गाइड बन जाते हैं। और वो जेंडर वाला पहलू भी है उनके किरदार में, है ना? हाँ, वो भी है। काफी प्रगतिशील विचार है उनके। फिर है मिस साइकी, लाइब्रेरी की मैनेजर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका अतीत बहुत दुख भरा और रहस्यमयी है। बिल्कुल। और काफका को उनमें अपनी माँ की झलक दिखती है। ये भी एक उलझन है। और कोई? एक होशिनो है, ट्रक ड्राइवर, जो बाद में नाकाटा से मिलता है और उसका दोस्त बन जाता है। अच्छा, वो नाकाटा की मदद करता है? हाँ, उसके अजीब से मिशन में। और काफका के पिता भी हैं जिनका जिक्र आता है। वो मूर्तिकार, थोड़े डार्क किस्म के दबंग, जिन्होंने वो भविष्यवाणी की थी। तो किरदारों का ये जाल तो काफी दिलचस्प है। हाँ। अब कहानी पर आते हैं। काफका की यात्रा से शुरू करते हैं। ठीक है। तो काफका अपने 15वें जन्मदिन पर टोक्यो में अपना घर छोड़ देता है। और वो भविष्यवाणी से बचने के लिए कहाँ जाता है? वो जाता है तकामात्सु, एक छोटा समुद्र किनारे का शहर, और वहां उसे शरण मिलती है उस निजी लाइब्रेरी में, कोमुरा मेमोरियल लाइब्रेरी, जहाँ मिस साइकी और ओशिमा है। हाँ। तो काफका वहां अपने दिन गुजारता है, किताबें पढ़ता है, अपनी पहचान के बारे में सोचता है, उस श्राप को समझने की कोशिश करता है। लेकिन वो सपने उसे परेशान करते रहते हैं। हाँ, खून और अंतरंगता वाले सपने। उसे डर लगता है कि कहीं भविष्यवाणी सच ना हो जाए, और उसे ये भी शक होता है कि मिस साइकी, जो उसकी खोई हुई माँ जैसी लगती हैं, कहीं वही तो नहीं। और कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब उसके पिता की हत्या हो जाती है। हाँ, काफका उस समय बेहोश होता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन बाद में पता चलता है कि टोक्यो में उसके पिता की हत्या कर दी गई है, छोरा घोंपकर। तो क्या उसने ये किया? यही तो सवाल है। उपन्यास ये साफ नहीं करता, लेकिन इस घटना से ये संभावना बढ़ जाती है कि उसने अनजाने में भविष्यवाणी का एक हिस्सा पूरा कर दिया है, भले ही उसे याद न हो। ये तो बहुत उलझाने वाला है। हाँ, मुराकामी की खासियत यही है, वो जवाब नहीं देते, सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, अब नाकाटा की कहानी पर आते हैं। इसके समानांतर चल रही है। जी। नाकाटा की कहानी शुरू होती है बचपन की उस घटना से, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। वो जंगल वाली घटना जहां बच्चे बेहोश हो गए थे। हाँ, कई स्कूली बच्चे थे जो जंगल में अचानक बेहोश हो गए। बाकी सब तो ठीक हो गए, लेकिन नाकाटा कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मतलब वो सरल दिमाग का हो गया। हाँ, और पढ़ने लिखने की क्षमता खो दी, लेकिन उसे वो बिल्लियों से बात करने वाली शक्ति मिल गई। तो वो अपना गुजारा कैसे करता है? वो खोई हुई बिल्लियों को ढूंढकर, लोग उसके पास आते हैं अपनी खोई बिल्ली ढूंढवाने। क्या अजीब काम है। हाँ, तो ऐसे ही एक काम के दौरान उसका सामना होता है एक बहुत ही अजीब और क्रूर आदमी से, जिसका नाम है जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर? विस्की वाला नाम? हाँ, मुराकामी ऐसे नाम इस्तेमाल करते हैं। ये जॉनी वॉकर बिल्लियों को मार रहा होता है, उनकी आत्माएं इकट्ठा कर रहा होता है। क्यों? क्या करने के लिए? एक रहस्यमयी बांसुरी बनाने के लिए,
बहुत ही भयानक चीज है ये। तो नाकाटा क्या करता है? नाकाटा उसे रोकने के लिए जॉनी वॉकर को मार देता है। क्या? हम्म। नाकाटा हत्या कर देता है? हाँ, लेकिन ये वो एक तरह की समाधि जैसी अवस्था में करता है। उसे ठीक से होश भी नहीं होता, बस वो उसे रोकता है। और इसके बाद? इसके बाद नाकाटा को अंदर से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है, हाँ, पश्चिम की ओर जाने का। बिना किसी वजह के? हाँ, उसे खुद नहीं पता क्यों, बस उसे लगता है कि उसे जाना है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है होशिनो से। वो ट्रक ड्राइवर। जी। होशिनो पहले तो थोड़ा हिचकाता है, पर फिर उसे नाकाटा पर दया आती है और वो उसकी मदद करने लगता है। नाकाटा को लगता है कि उसे एक प्रवेश पत्थर ढूंढना है और उसे खोलना है। प्रवेश पत्थर, एंट्रेंस स्टोन, ये क्या चीज है? ये भी एक रहस्य है। शायद ही किसी दूसरी दुनिया का या चेतना के किसी और स्तर का दरवाजा है, एक तरह का आध्यात्मिक पोर्टल कह सकते हैं। तो ये दोनों यात्राएं, काफका की अंदरूनी खोज और नाकाटा की ये बाहरी रहस्यमयी यात्रा, ये कैसे जुड़ती हैं? ये एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं, जैसे एक दूसरे की पूरक बनती हैं। काफका मन और आत्मा की यात्रा पर है, नाकाटा कर्म और रहस्य की। और मिस साइकी का क्या रोल है इसमें? उनका वो गाना काफका ऑन द शोर। मिस साइकी का अतीत, उनका खोया हुआ प्रेमी, उनका वो गाना, ये सब कहानी के रहस्य से गहरे जुड़े हुए हैं। वो गाना जैसे समय और वास्तविकता को धुंधला कर देता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा जैसे एक बीच की जगह पर अटकी रहती है। और नाकाटा उस प्रवेश पत्थर का क्या करता है? अपनी यात्रा के अंत में वो उस पत्थर को ढूंढ लेता है, उसे खोलता है और फिर अपना काम पूरा करके उसे बंद कर देता है। और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है? हाँ, वो शांति से मर जाता है, जैसे उसका जो काम था वो पूरा हो गया। उसकी मौत से जैसे आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच एक संतुलन फिर से स्थापित होता है। और होशिनो पर क्या असर होता है इस सब का? रोजमर्रा की जिंदगी में था, अब उसे जीवन का गहरा मतलब समझ आने लगता है। नाकाटा की सादगी उसे छू जाती है। वो समझता है कि असली चीज करुणा और जागरूकता है। उधर काफका का क्या होता है? वो उस आध्यात्मिक जंगल से गुजरता है। हाँ, वो जंगल उसकी अपनी अंदरूनी यात्रा का प्रतीक है। वो अपने डरों का, अपनी इच्छाओं का सामना करता है। वो प्रतीकात्मक रूप से मिस साइकी से जुड़ता है, जो शायद उसकी माँ है या माँ का प्रतीक है। और फिर जंगल से निकलने के बाद वो वापस लाइब्रेरी लौटता है। वो बदल चुका है। उसने शायद अपने अस्तित्व की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लिया है। तो ये उपन्यास कई गहरे विषयों को छूता है ना? पहला तो वही भाग्य और स्वतंत्र इच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या काफका अपनी भविष्यवाणी से बंधा है? क्या नाकाटा का सफर तय था या उनके पास चुनाव थे? उपन्यास लगातार ये सवाल पूछता है। क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या हम उसे बनाते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। फिर है पहचान और खुद की खोज का विषय। काफका कौन है? उसकी माँ बहन कौन है? उसका असली वजूद क्या है? ये असल में हम सबकी खोज है, अर्थ की तलाश। अकेलापन और जुड़ाव भी है। काफका और नाकाटा दोनों कितने अकेले हैं। हाँ, गहरे अकेलेपन में है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ पल के लिए जुड़ाव मिलता है। ओशीमा, होशिनो, लाइब्रेरी, ये छोटे छोटे कनेक्शंस उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और वो सपना बनाम यथार्थ वाली बात तो है ही। मुराकामी जानबूझकर ये रेखा मिटा देते हैं। हाँ, वो धुंधलापन, क्या सच है, क्या सपना, क्या याद, ये पाठक को उलझाए रखता है। पूछता है कि वास्तविकता आखिर है क्या। संगीत, कला, स्मृति, इनका भी बहुत महत्व है। मिस साइकी का गाना, हाँ, काफका ऑन द शोर, ये दिखाता है कि कला कैसे समय से परे जा सकती है, कैसे वो आत्माओं को जोड़ सकती है, यादें कैसे जिंदा रहती हैं। तो अंत में क्या होता है? उपन्यास का एंड कैसे समझा जाए? देखिए, अंत कोई साफ साफ जवाब नहीं देता। ये मुराकामी का स्टाइल है, खुला हुआ अंत है। काफका जंगल से लौटकर वास्तविक दुनिया में आने का फैसला करता है। हाँ, ऐसा लगता है उसने अपने अतीत के दर्द को, अपनी इच्छाओं को एक तरह से स्वीकार कर लिया है, उनके साथ जीना सीख लिया है, खुद की एक समझ तक पहुंच गया है, भले ही वो नाजुक हो। उसने अनिश्चितता के साथ जीना सीख लिया है, कह सकते हैं। हाँ, शायद यही सबसे सटीक होगा। वो भाग नहीं रहा है, पर उसे सारे जवाब मिल गए हों, ऐसा भी नहीं है। और ये जो शीर्षक है काफका ऑन द शोर, शोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? शोर यानी किनारा, ये शायद चेतन और अचेतन मन के बीच की सीमा है। वो जगह जहां काफका अंत में खड़ा है, जहां वो दोनों दुनियाओं में संतुलन बनाना सीख रहा है, न पूरी तरह यथार्थ, न पूरी तरह सपना। ये व्याख्या दिलचस्प है। इस उपन्यास में कुछ पंक्तियां भी बहुत यादगार हैं। हाँ, जैसे वो वाली। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा बिंदु आता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती, और कुछ बहुत ही कम मामलों में
एक ऐसा बिंदु जहां से आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये नियति और चुनाव के बीच फंसे होने का एहसास दिलाती है। बिल्कुल। और यादों पर वो पंक्ति, यादें आपको अंदर से गर्म करती हैं, लेकिन वे आपको चीड़ भी देती हैं। हाँ, ये तो बहुत सच्ची बात है। यादें सुकून भी देती हैं और तकलीफ भी। और एक और है, सीधी सी बात, आंखें बंद करने से कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ इसलिए कि आप देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है, कुछ भी गायब नहीं होने वाला है। ये शायद सच्चाई का सामना करने की बात है, काफका के लिए भी और हम सब के लिए भी। हाँ, तो ये थी हारुकी मुराकामी के इस जटिल और आकर्षक उपन्यास काफका ऑन द शोर की हमारी पड़ताल। ये एक ऐसी कहानी है जो पाठक को अपनी पहेलियों में, अपने किरदारों में, अपनी उस सपने जैसी दुनिया में खींच लेती है। हाँ, ये एक अनुभव है और ये पाठक के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाता है जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। क्या विचार? यही कि अगर वास्तविकता, सपना और स्मृति इतनी आसानी से आपस में घुल मिल सकते हैं, तो हम अपनी पहचान को, अपने अतीत को, अपने अनुभवों को कितनी निश्चितता से समझ सकते हैं। क्या हमारी पहचान भी उतनी ही तरल और अनिश्चित नहीं जितनी इस उपन्यास की दुनिया है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल उपन्यास खत्म होने के बाद भी शायद पाठक के मन में गूंजता रहता है। उन्हें अपनी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए उकसाता है।